फ्रिक्शन वाले चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है हमारा फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए एक नेसेसरी एविल है, यानी कि इसके जो हैं बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर अब फ्रिक्शन हमारे में नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर पाते। तो जो आपका फ्रिक्शन है इसकी जो है एडवांटेजेस भी होती हैं और इसकी जो है आपके डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से फ्रिक्शन के एडवांटेजेस होते हैं, कौन कौन से फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस होते हैं। फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड ए नेसेसरी एविल. It is necessity because we cannot do without it. At the same time, it is an evil because it involves unnecessary waste of energy. The following facts make the points clear. ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि अगर हमें ग्राउंड पे चलना है, रोड पे चलना है, ब्रेक लगा के गाड़ी को रोकना है, ठीक है, तो अगर कोई भी हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखना है तो ये सब हम किसकी वजह से लिख पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से लिख पाते हैं। ठीक है, और ये एविल का काम करता है, मतलब कि इसकी वजह से हमारे जो मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उनका जो लाइफ टाइम है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो नेसेसरी का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो वो जो चॉक आपका ब्लैक बोर्ड पे चिपकता है वो भी आपका फ्रिक्शन की वजह से होता है। रोड पे हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वो भी आपका फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो फ्रिक्शन जो है काफ़ी सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो कि बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल नहीं है। और इसके तो नेसेसरी में क्या आएगा कि इसके एडवांटेजेस आएंगे और एविल में क्या आएंगे, इसके डिसएडवांटेजेस आएंगे कि जो आपके मशीनरी के पार्ट्स हैं वो फ्रिक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा उनमें उनका लाइफ टाइम डिक्रीज़ हो जाता है, बहुत सारी एनर्जी जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको जो एनर्जी है वो आपको ज़्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए जो उनकी लाइफ टाइम आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल। तो फ्रिक्शन जो है ये आपका नेसेसरी भी है और ये आपका एक एविल भी है, यानी कि इसके जो डिसएडवांटेजेस भी आपके होते हैं। इट इज़ नेसेसिटी बिकॉज वी कैन नॉट डू विदाउट इट, यानी कि कुछ फिनोमेना आपके ऐसे होते हैं जो कि आप बिना फ्रिक्शन के नहीं कर सकते। और एट द सेम टाइम इट इज़ एन एविल, और सेम टाइम पे ये जो है ये आपकी एक एविल भी है, क्योंकि इसके जो है बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि इससे आपकी जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें फिर जो पहला एडवांटेजेस आपको इसमें फ्रिक्शन का जो फर्स्ट एडवांटेज दिया है, वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, आवर फुट प्रेसिंग द ग्राउंड फॉर वॉकिंग विल स्लिप व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन, कि जब भी हम ग्राउंड पे चलते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, तो वो हम किसकी वजह से करते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो हमारे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी हम ग्राउंड को जब भी हम ग्राउंड पे चल रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं तो हमारे पैर जो हैं वो रोड को पीछे की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, और बदले में जो फ्रिक्शन है वो भी हमें आगे की तरफ चलने में सहायता करता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि रोड पे जो हम चलते हैं वो किसकी वजह से चलते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो आवर फुट प्रेसिंग द ग्राउंड फॉर वॉकिंग विल स्लिप व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर ग्राउंड के और हमारे पैरों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे? स्लिप हो जाएंगे और हम नहीं चल पाएंगे। तो जो वॉकिंग है दैट इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन। सेकेंड पॉइंट इसमें गिवन है, नो टू बॉडीज़ विल स्टिक टू ईच अदर इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, कि अगर दो बॉडीज़ हैं वो आपस में स्टिक नहीं करेंगी जब तक उनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो यानी कि अगर हम व्हीकल्स को ब्रेक लगा के उनको रोकने की कोशिश करें तो अगर सरफेस आप पे आपका फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक लगाने पे व्हीकल आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी आपका फ्रिक्शन की वजह से होता है। नट एंड बोल्ट्स फॉर होल्डिंग द पार्ट्स ऑफ द मशीनरी टुगेदर विल नॉट वर्क, तो आपकी जो मशीनरी के अंदर बहुत सारे जो नट बोल्ट्स होते हैं वो भी किसकी वजह से आपके होल्डिंग टुगेदर किसकी वजह से होते हैं? दे आर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो ये जो मशीनरी के आपके नट बोल्ट्स हैं ये भी आपके फ्रिक्शन की वजह से ही हैं जो आपके टुगेदर बाइंड होते हैं। राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड
और ऑन द पेपर विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। यानी कि जो ब्लैक बोर्ड पे हम चौक से लिखते हैं और वो जो चौक है वो आपका बोर्ड पे चिपक जाता है, और जो आपका पेपर है, पेपर पे जो हम लिखते हैं वो भी किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये सब है आपका फ्रिक्शन की वजह से होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मशीन टू द अदर पार्ट विल नॉट बी पॉसिबल थ्रू द फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर हम एक मशीन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को भेजना चाहते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। क्लीनिंग विद द सैंड पेपर विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट। तो अगर हम सैंड पेपर से किसी भी चीज़ को क्लीन करना चाहते हैं तो वो भी आपका पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि सरफेसेस के बीच में आपका फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन बिटवीन रोड्स एंड टायर्स ऑफ द कार प्रोवाइड्स द नेसेसरी फोर्स टू एक्सेलरेट द कार। यानी कि जो हमारी कार के जो टायर होते हैं और जो रोड होता है उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वही हमारी कार को टर्न कराने में या मूव कराने में, एक्सेलरेट कराने में सहायता करता है। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए कार टू मूव ऑन ए स्लिपरी रोड, कि स्लिपरी रोड पे कार को चलाना जो है वो आपका इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन ए मैच स्टिक एंड ए मैच बॉक्स कॉजेज द मैच स्टिक्स टू कैच फायर। ठीक है, तो जो आपकी माचिस होती है उसको, माचिस की तीली को जलाने के लिए आप उसको माचिस पे रगड़ते हो, तो वो रगड़ने से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से ही है जो उसमें फायर आपकी लगती है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, कि जो आपकी ग्राउंड पे वॉकिंग है, ग्राउंड पे अगर आप वॉक कर रहे हो वो बिना फ्रिक्शन के आपका पॉसिबल नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप स्लिप कर जाओगे। कोई भी जो आपकी दो बॉडीज़ हैं दे विल स्टिक टू ईच अदर इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। नट एंड बोल्ट्स फॉर होल्डिंग द पार्ट्स ऑफ द मशीनरी टुगेदर विल नॉट वर्क। Writing on the blackboard or paper will not work without friction. Transfer of motion of one part of the machine to the other part will not be possible without friction. ठीक है, cleaning with the sandpaper will not be possible without friction. Friction between rods and tires of the car provide the necessary force to accelerate the car, and friction between matchstick and matchbox causes the matchsticks to catch fire. तो ये हमने पढ़े कुछ एप्लीकेशंस इसमें फ्रिक्शन के। ठीक है, कि अगर हम गाड़ी को ब्रेक लगा के रोकने की कोशिश करते हैं तो बिना फ्रिक्शन के वो नहीं रुकेगी। ठीक है, ग्राउंड पे वॉक करना बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल नहीं है। स्लिपरी रोड पे हम गाड़ी को नहीं चला सकते, इम्पॉसिबल है। मैच स्टिक और मैच बॉक्स के बीच में फ्रिक्शन की वजह से ही वो आपकी जलती है। ठीक है, और जो आपके मशीनरी के जो पार्ट्स हैं वो भी आपके फ्रिक्शन की वजह से ही आपके बाइंड टुगेदर हैं। और तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रिक्शन की एडवांटेजेस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि फ्रिक्शन जो है ये आपका एविल है, यानी कि इसके जो है ये आपके डिसएडवांटेजेस होंगे। फ्रिक्शन इज़ एन एविल, इट मीन्स यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ऐसी दो बॉडीज़ जो आपकी कॉन्टैक्ट में हैं उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है। Therefore an extra energy has to be spent in overcoming the friction. इसीलिए फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, Thus friction involves the unnecessary expense of energy. तो इसमें जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी जो वेस्ट होती है वो हमारी फ्रिक्शन की वजह से होती है। That is why आउटपुट इज़ ऑलवेज लेस देन इनपुट। तो इसीलिए हमें जो आउटपुट मिलता है वो हमेशा इनपुट से कम होता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। ये फ्रिक्शन की पहली डिसएडवांटेजेस हो गई कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें जो है एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो है वेस्ट हो जाती है और इसीलिए हमारी जो आउटपुट होती है वो इनपुट से कम होती है। सेकेंड पॉइंट इसमें गिवन है, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स ऑफ मशीनरी इन कॉन्टैक्ट, दस देयर लाइफ रिड्यूसेस। ठीक है, जो फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी मशीनरी के पार्ट्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उनकी जो लाइफ टाइम है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। थर्ड पॉइंट इसमें गिवन है, फ्रिक्शनल फोर्सेस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हीट विच कॉजेज द डैमेज टू द मशीनरी एंड लोवर्स इट्स एफिशिएंसी। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रगड़ रहे हैं, एक बॉडी के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है
और हीट प्रोड्यूस की वजह से जो आपकी मशीन है वो आपकी जल्दी ख़राब हो सकती है और उसकी जो एफिशिएंसी है यानी कि काम करने की जो उसकी एफिशिएंसी है वो भी आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हैंस वी कंक्लूड दैट फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल, यानी कि फ्रिक्शन जो है ये हमारे लिए ज़रूरी भी है और ये हमारे लिए मतलब एविल भी है। इसके ये हमें चाहिए भी और इसके कुछ ना कुछ आपके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो है मशीनरी के जो पार्ट्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनकी लाइफ टाइम कम हो जाती है। इसमें हीट प्रोड्यूस होती है जिससे कि मशीनरी आपकी ख़राब हो सकती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो करनी पड़ती है और आउटपुट जो है हमेशा हमारी इनपुट से कम आती है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था यहाँ पे कि फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल। तो फ्रिक्शन जो है ये नेसेसिटी भी है। बहुत सारे डेली लाइफ के जो फिनोमेना हैं वो आपके बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल नहीं है। और साथ में हमने देखा कि कुछ आपके ऐसे हैं जहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो आपका डिसएडवांटेज के रूप में अपीयर होता है। नेक्स्ट है फिर आपका मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को आप कैसे चेंज कर सकते हो, फ्रिक्शन को कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो, फ्रिक्शन को आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं कि फ्रिक्शन को आप कैसे कम कर सकते हो। सम ऑफ द वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन को कम करने के कुछ मेथड्स यहाँ पे गिवन है। नंबर 1 है सम ऑफ द वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को कम करने के तरीके यहाँ पे आपको गिवन है। सबसे पहला दिया गया है बाई पॉलिशिंग। तो पॉलिश करके जो है हम, पहला जो दिया है पॉलिश करके, बाय पॉलिश करके जो है हम अपने फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम किसी भी सरफेस को पॉलिश करते हैं तो वो सरफेस हमारा स्मूथ हो जाता है और उसका फ्रिक्शन जो है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है। तो पॉलिश करके हम किसी के फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सेकंड है इसमें बाय लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन का मतलब है कि हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करें, ग्रीस का इस्तेमाल करें। ठीक है, और इस तरीके से जो है ऑयल का या ग्रीस का इस्तेमाल करके हम जो है उनके सरफेस को स्मूथ बना देते हैं और जो फ्रिक्शन है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है। तो पहला वे हो गया फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का पॉलिशिंग के द्वारा। दूसरा हो गया आपका बाय लुब्रिकेशन यानी कि ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करके। थर्ड है इसमें बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटीरियल्स। थर्ड इसमें गिवन आपको बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटीरियल्स, यानी कि जो आपका मटीरियल है उसको प्रॉपरली सेलेक्ट करके। We have studied that friction depends on nature of material। तो हमने ये पढ़ा है कि जो आपका फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। तो ऐसे सरफेस जो कि आपके कांटेक्ट में है उनके नेचर ऑफ मटेरियल पे जो है ये आपका फ्रिक्शन डिपेंड करता है। द सरफेस ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ मशीन इन कांटेक्ट कैन बी लिंक्ड विद द मटेरियल हैविंग द लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम अपने मटेरियल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मशीन्स में हम अपने ऐसे मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो लो होगा। ठीक है, तो लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो आपकी जो पावर एनर्जी लॉस है वो भी आपका कम होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ द टायर्स आर मेड ऑफ रबड़, की जो आपके टायर्स होते हैं उनको रबड़ का बनाया जाता है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन रबड़ एंड कंक्रीट इज़ मच लेस देन फ्रिक्शन बिटवीन आयरन एंड कंक्रीट। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स की। इसके द्वारा कैसे आप जो है फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। तो हमें जो है क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो अगर हम ऐसे मटेरियल को चूज़ करें जिनका लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, उस बेसिस पे हम जो है फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो आपके टायर्स होते हैं वो आपके रबड़ के बनाए जाते हैं, क्योंकि जो आपका रबड़ और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो आपका कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम रबड़ और कंक्रीट का देखें, कंक्रीट का मतलब है यहाँ पे रोड है, तो रबड़ और रोड का जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द आयरन एंड कंक्रीट। तो यानी कि अगर हम आयरन के टायर बनाएं यहाँ पे, तो आयरन के अगर टायर बनाएं और ये अगर आपकी सीमेंट की रोड है तो इनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये आपका ज़्यादा होता है। इसीलिए हम आयरन के व्हील्स नहीं बनाते। फिर हम किसके व्हील्स बनाते हैं कि रबड़ के जो हम व्हील्स बनाते हैं। तो क्योंकि रबड़ का जो मटेरियल होता है और जो आपकी सीमेंट की रोड होती है, इनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो आपका कम होता है।
ठीक है। तो यानी कि इसमें ये जो सेकंड वाली कंडीशन है, इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आपको देनी पड़ेगी, हीटअप भी वो आपका ज़्यादा होगा, और जबकि जो फर्स्ट है वो आपकी अच्छी कंडीशन है। इसीलिए इसमें जो आपके रबर टायर्स हैं वो आपके जो आपके टायर्स हैं रबर मटेरियल के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, हम जो है ऐसे मटेरियल चूज़ करते हैं जिनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कम होता है, इसीलिए हम फ्रिक्शन की वैल्यू को कम कर सकते हैं, और दैट्स वाई जो रबर टायर है वो आपके टायर जो है वो आपके रबड़ के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका बाय स्ट्रीम लाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया है आपका बाय स्ट्रीम लाइनिंग, द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज़ कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय स्ट्रीम लाइनिंग द शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब क्या है, जो कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट एयर में चल रहा है तो एयर भी उस पर क्या करा लगाती है, फ्रिक्शन लगाती है, ठीक है। तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय स्ट्रीम लाइनिंग द शेप ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी की शेप है उसको स्ट्रीम लाइन करके, यानी कि जो उसका फ्रंट है उसको शार्प बना के। स्ट्रीम लाइन द शेप ऑफ द बॉडी का मतलब इसकी शेप को कैसा बनाया जाता है, शार्प इन फ्रंट, यानी कि फ्रंट में से उसको शार्प बनाया जाता है मूविंग थ्रू द एयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपके जेट होते हैं, जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं, जो आपकी फास्ट मूविंग यानी कि कार होती हैं, स्पोर्ट्स कार होती हैं, दे आर गिवन द स्ट्रीम लाइन शेप, यानी कि फ्रंट में से वो कैसी बनाई जाती हैं, वो आपकी शार्प बनाई जाती हैं, सो दैट उनका जो एयर फ्रिक्शन है वो आपका कम लगे। एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए उनकी जो शेप है वो इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक मेथड। नेक्स्ट बाय यूजिंग द बॉल बियरिंग, ठीक है। तो ये आपके बॉल बियरिंग्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे स्मॉल बॉल्स जो हैं, यहाँ पे ये इस तरीके की ये जो बॉल्स हैं ये आपकी लगाई जाती हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉल बियरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपका, एज शोन इन द फिगर द बॉल बियरिंग अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल सिलेंडर, तो इसमें 2 सिलेंडर हैं आपके, एक पहला सिलेंडर ए है, एक दूसरा सिलेंडर आपका सी है, बिटवीन विच हार्ड स्टील बॉल्स जो हैं उनको, स्टील बॉल आपकी जो है हार्ड स्टील बॉल वो उनको लगाया गया है। इनर सिलेंडर जो है आपका एक एक्सल पे फिक्स होता है, और जो आउटर सिलेंडर है वो आपका व्हील के साथ में फिक्स होता है, ठीक है। द व्हील टर्न्स रोल्स ऑन द बॉल्स इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग ऑन द एक्सल, तो इस वे में क्या होता है कि जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ मच लेस, ठीक है। द बॉल बियरिंग आर कॉमनली यूज्ड, जो आपके बॉल बियरिंग्स हैं दे आर कॉमनली यूज्ड इन द बाईसिकल्स, तो आपकी जो बाईसिकल्स होती है उसमें भी आपके बॉल बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये होता है आपका बॉल बियरिंग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला सिलेंडर है ये ए है, और ये जो दूसरा सिलेंडर है ये सी है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम यहाँ पे स्टील की जो बॉल है उनको लगा देते हैं, हार्ड स्टील की बॉल, ठीक है। तो अब ये जो है ये स्टील की बॉल, अगर ये स्टील की बॉल नहीं होती, तो अगर सिलेंडर ए सिलेंडर सी के ऊपर करता, तो इसको हम कौन सा फ्रिक्शन कहते, इसको हम स्लिप फ्रिक्शन कहते हैं, यानी कि ये कौन सा फ्रिक्शन होता है आपका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता। लेकिन अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है इन स्टील बॉल की वजह से किस में चेंज हो गया है, ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज हो गया है। तो हमें पता है कि जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कम होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है, और इसमें जो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है वो आपकी बहुत ही कम हो जाती है, और इस वजह से हम फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कि किस तरीके से आप फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा पॉलिश के द्वारा, फिर हमने देखा कि बाय लुब्रिकेशन, इट मीन्स ऑयल का इस्तेमाल करके या ग्रीस का इस्तेमाल करके, फिर हमने देखा प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, कि अगर ऐसे मटेरियल जिनका लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसके द्वारा हम जो है प्रॉपर सिलेक्शन करके मटेरियल्स का फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फिर हमने देखा स्ट्रीम लाइन के द्वारा इसकी जो आपकी शेप ऑफ बॉडी है उसको फ्रंट में से शार्प बना के जब वो आपकी एयर में से मूव करती है तो हम एयर फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा बॉल बियरिंग के द्वारा कि इसमें ये जो बॉल बियरिंग्स होते हैं ये आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो यानी कि ये जो है आपके फ्रिक्शन को कम कर देते हैं।
फिर कुछ आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो दैट इज़ क्रिटिकली नीडेड, जहाँ पे फ्रिक्शन जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्रिटिकली नीडेड। फॉर एग्जांपल वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो हम जो है फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं। ऑल ऑफ अस नो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू वॉक ऑन आइस, अगर हम आइस पे चलने की कोशिश करें क्योंकि उसका जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम आइस पे नहीं चल सकते, तो आइस पे चलना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ अस वी नो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू वॉक ऑन आइस, कि आइस पे चलना जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसका जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए ग्राउंड पे चलना जो है वो, इसीलिए वॉकिंग करने के लिए जो फ्रिक्शन है दैट इज़ क्रिटिकली नीडेड। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टार्ट ए कार ऑन ए वेरी स्लिपरी रोड, कि अगर आपकी कोई भी रोड बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो गई है वहाँ पे हम गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते। On an ordinary road, friction between tires and the road convert the rotational motion of the wheels and provide the necessary external force to accelerate the car। तो ये वाला जो है ये टॉपिक अब अभी हम करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो हम डिटेल में करेंगे, ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है ऑर्डिनरी रोड में, कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है रोड और टायर के बीच में वो हमारी गाड़ी को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, वो हमारी गाड़ी को एक्सटर्न करता है। प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स टू एक्सेलरेट द कार। ऑर्डिनरी रोड पे, ठीक है, जो हमारे टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, वो किसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट रोटेशनल मोशन ऑफ द व्हील, रोटेशन मोशन ऑफ द व्हील को किस में चेंज कर देता है, वो मोशन में वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है पॉइंट नंबर 3, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉपिंग द रिलेटिव मोशन दो द पावर इज डिसिपेटेड इन दिस प्रोसेस। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी दो बॉडीज चल रही हैं उनको रोकना है, अगर हमें उनके रोकने के लिए, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए भी हमें काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये आपका इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद है सम ऑफ द वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, इससे अभी पर हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन को कैसे हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ आपके वेज गिवन है जहाँ पे आप फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो। सम ऑफ द वेज ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। ऑन आ रेनी डे वी थ्रो सम सैंड ऑन द स्लिपरी ग्राउंड, कि जब भी आपकी बारिश होती है तो हम ग्राउंड में क्या छिड़क देते हैं, थोड़ी सी रेत या मिट्टी को छिड़क देते हैं। दिस इंक्रीजेज फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट एंड द चांसेस ऑफ स्लिप। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जब भी कोई बारिश होती है तो हम ग्राउंड में मिट्टी या रेत को छिड़क देते हैं, इससे जो है फ्रिक्शन हमारा इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे जो स्लिप होने के चांसेस हैं वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें गिवन है, सिमिलरली सैंड इज स्प्रेड ऑन द ट्रैक्स कवर्ड विद स्नो, force of friction between the wheels and the track increases and the driving becomes safer। तो यानी कि इसमें कहा है कि जब आपकी बर्फ़ गिरती है यानी कि स्नो गिरती है तो ट्रैक्स जो हैं वो भी आपकी बर्फ़ से ढक जाते हैं। तो जब आपके ट्रैक जो है वो स्नो से ढक जाते हैं तो उन पे क्या स्प्रेड किया जाता है, सैंड को स्प्रेड किया जाता है। ठीक है, ट्रैक्स के ऊपर सैंड को स्प्रेड किया जाता है सो दैट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका इंक्रीज़ हो जाए और जो ड्राइविंग है दैट बिकम सेफ़र। तो ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा तो जो ट्रेन है वो आपकी ट्रैक से उतर जाएगी। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स, तो जब भी आप टायर्स को मैन्युफैक्चर करते हो सिंथेटिक रबड़ इज़ प्रेफर्ड। ठीक है, तो जब भी आप टायर्स को मैन्युफैक्चर करते हो तो सिंथेटिक रबड़ को ही प्रेफर किया जाता है बिकॉज इट्स कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इसका जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है इज़ लार्जर। ठीक है, प्रॉपर थ्रेटिंग ऑफ टायर, तो टायर को लहरीदार बनाया जाता है, तो लहरीदार बनाने से जो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द रोड एंड द टायर वो भी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और जो आपकी ग्रिप है वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, ये छोटा सा टॉपिक था आपका, तो ये सिर्फ आपको इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ये सिर्फ आपको इसके थोड़े बहुत पॉइंट इसमें गिवन है आपके कि फ्रिक्शन जो होता है उसके हमारे एडवांटेजेस भी होते हैं। फिर इसमें हमने कुछ एडवांटेजेस देखे, इसके बाद हमने देखा कि फ्रिक्शन जो है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फिर हमने कुछ देखा कि कैसे जो है हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़, कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा फ्रिक्शन को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये वाले सारे पॉइंट हमने डिक्रीज़ वाले देखे। और इसमें फिर हमने देखा इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशन कि बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन आपकी ऐसी होती हैं
कि जहाँ पे फ्रिक्शन हमारा क्रिटिकली नीडेड होता है, ठीक है। तो फिर इसमें बताया गया कि कुछ वेज जिससे कि हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम बारिश वाले दिन में उस पर मिट्टी छिड़क देते हैं, रेत छिड़कते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, और ऐसे ही जो ट्रैक पे जब आपकी बर्फ़ गिर जाती है तो उस पर सैंड को हम छिड़कते हैं ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इंक्रीज़ हो जाए। और ऐसे ही जो आपकी सिंथेटिक जो आपके टायर्स हैं वो आपके सिंथेटिक रबड़ के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें फिर गिवन है आपको डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें जो है हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम देखते हैं। ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका कौन सा होता है। ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो आपका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ये आपका एक ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन होता है जिसमें कि वो आपका ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड, वो आपकी कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है। कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कल में मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि जो आपकी स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है ऐसे सर्कल में, कंटिन्यूसली करता जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसके बाद फिर बताया गया है व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली ऑन ए सर्कल। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका कैसा फोर्स होता है, इट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। तो सर्कल में किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सर्कल में किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए जो आपको फोर्स चाहिए होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सर्कल में किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए जो आपको फोर्स चाहिए होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एंड दिस फोर्स एक्ट्स along the radius and towards the center of the circle, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि सर्कल में किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए जो आपको फोर्स चाहिए होता है, इसको सर्कल में घुमाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, तो ठीक है। तो सर्कल में किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए जो आपको फोर्स लगाना पड़ता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और हमेशा ये आपका, जैसे ये सेंटर है, ये हमेशा आपका रेडियस के अलोंग होता है, अलोंग द रेडियस। ये अगर मान लो इसकी रेडियस है तो दैट इज़ अलोंग द रेडियस, एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा वो सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये इसकी रेडियस है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इसको किसी बॉडी को सर्कल में मूव कराने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, और ये जो होता है हमेशा आपका रेडियस के अलोंग होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो ये अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे ये आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे भी इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा वो आपकी सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। तो ये रेडियस के अलोंग होता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। इनफैक्ट व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, the direction of motion at any instant is along the tangent to the circle at that instant. From the figure, we find that direction of motion of body moving in a circle goes on changing continuously. According to the Newton's first law of motion, a body cannot change its direction of motion by itself. An external force is required for this purpose. It is the external force which is called the centripetal force. तो इसमें हमने देखा कि जब भी आपकी बॉडी सर्कल में मूव करती है, ये आपको पता होगा कि कोई भी बॉडी अगर आपकी सर्कल में मूव करती है तो इसके हर पॉइंट पे आपकी जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज होती है, ये हमें पता है, ठीक है। कि सर्कल में अगर हम मूव करते हैं तो इसके हर पॉइंट पे
अगर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं, अलोंग द टेंजेंट। अगर हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखनी है तो वो यहाँ होगी। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे होगी। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा आपकी अलोंग द टेंजेंट है। अगर इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, अगर इस पॉइंट पे देखें वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे आपके सर्कल में वेलोसिटी जो है वो आपकी चेंज हो रही है, डायरेक्शन जो है वो आपकी चेंज हो रही है। स्पीड तो ठीक है, स्पीड आपकी कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड आपकी कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो आपकी कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी आपकी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया हुआ है आपका। ठीक है, क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट पे जो आपकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे भी ये बताया हुआ है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने बताया कि जो आपकी स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है आपका, इसमें जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, इसका मतलब डायरेक्शन आपकी कांस्टेंट नहीं है, और अगर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये कैसा मोशन होगा, ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो ये कैसा मोशन होगा, ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इसको हम कैसा मोशन कहेंगे, दिस इज़ द एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि जब भी कोई बॉडी आपकी सर्कल में मूव करती है तो उसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो आपकी चेंज होती है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो हर पॉइंट पे हम टेंजेंट के अलोंग बताते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्शन को, अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्योंकि जो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन अपने आप से चेंज नहीं हो सकती। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसमें अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी की अगर डायरेक्शन चेंज होती है वो अपने आप नहीं हो सकती, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। क्योंकि इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हर पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी है आपका। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये मोशन आपका कैसा होगा, दिस इज़ द एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो हर पॉइंट पे, क्योंकि अभी हमने देखा कि बॉडी अपने आप से डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और वह एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ऑन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी देयर इज, अभी हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो आपकी कंटिन्यूस चेंज है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी चेंज हो रही है। सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पे, जैसे कि मान लो ये आपका सर्कल है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लो ये सारे जो भी पॉइंट्स आपके सर्कल के हैं, इन हर पॉइंट्स पे आपकी जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो आपकी चेंज हो रही है, और बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो कैसा मोशन है, वो आपका एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे या फिर हम रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो सर्कल में किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और ये हमेशा आपका सेंटर की तरफ होता है, और हमेशा ये आपका अलोंग द रेडियस होता है, और डायरेक्शन जो होती है इसकी हमेशा सर्कल की तरफ होती है। क्योंकि हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमें हर पॉइंट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और क्योंकि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा, और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, रेडियल, यानी कि ये अलोंग द रेडियस होता है, इसीलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो ये हम पढ़ के आए हैं सेकेंड यूनिट में, हमने निकाला हुआ है कि जो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, v² r के बराबर होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है ये हमने सेकेंड चैप्टर में निकाला है,
कि इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, ठीक है। और हमें पता है v किसके बराबर होता है, क्योंकि सर्कल है तो v इजिकल टू आर ओमेगा, v जो होता है वो आर ओमेगा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका v²/r के बराबर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और हमें पता है v जो है वो किसके बराबर होता है, आर ओमेगा, तो v की जगह हमने पुट कर दिया आर ओमेगा, तो इसका स्क्वायर है, और अपॉन में है आपका r, तो ये हो जाएगा आपका r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। एक r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, वो आई आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आई आपके पास a इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब हमें पता है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, तो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो m इंटू ए होती है, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो m इंटू ए होगी, ठीक है। तो इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो ये इसमें वैल्यू गिवन आपकी कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इजिकल टू mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के होते हैं। F इजिकल टू, तो यहाँ पे हमने दो रिलेशन निकाले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, m v²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है mv²/r होता है, और अगर हम v इजिकल टू आर ओमेगा पुट करें तो इसका दूसरा रिलेशन इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अगर हम निकालें तो ये किसके बराबर आएगा, mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव कराने के लिए आपको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो किसके बराबर होता है, mv²/r के बराबर होता है। और अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिखें तो ये होगा आपका mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये हमेशा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज अलोंग द रेडियस, ये हमेशा आपका रेडियस के अलोंग होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल के तरफ होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन कंटिन्यूसली, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है कि बॉडी की जो डायरेक्शन है वो आपकी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है। तो इसमें देखा हमने ये कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव कराने के लिए। फिर हमने देखा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आपकी v²/r है या r ओमेगा स्क्वायर है, और फिर वहाँ से हमने फोर्स की वैल्यू निकाली। और फिर हमने देखा कि जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या जो आपका फोर्स है वो हमेशा आपका रेडियस के अलोंग होता है, और इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा आपकी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। नेक्स्ट इसमें है फिर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट होता है, ठीक है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी इज टू मूव यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर आपको गिवन है व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होता है। तो नेक्स्ट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी इज़ टू मूव यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो किसी भी बॉडी की, कोई भी बॉडी अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो कोई भी बॉडी अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन में ही रहना चाहती है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। When we apply centripetal force, तो जब उसको सर्कल में घुमाने के लिए फिर हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी को हम फोर्स कर देते हैं सर्कल में मूव करने के लिए। तो हमने बॉडी को फोर्स कर दिया है कि वो सर्कल में मूव करे, ठीक है। While moving actually along a circle, the body has a constant tendency to regain its natural straight line path, ठीक है। कि अभी हमने क्या किया कि बॉडी आपकी जो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, फिर हमने क्या किया, उसको फोर्स लगा के सर्कल में मूव करा लिया, ठीक है। तो कंटिन्यूसली हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं सर्कल में मूव कराने के लिए, ठीक है। लेकिन जब बॉडी आपकी सर्कल में मूव कर रही है, अब भी उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि टू रीगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। तो कोई भी बॉडी जब वो आपकी सर्कल में मूव करती है तो सर्कल में मूव करती हुई बॉडी में क्या टेंडेंसी होती है, उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को वापस रीगेन कर ले,
तो पहले वो आपकी स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही थी, आपने उसको फोर्स लगा के सर्कल में मूव करा दिया, ठीक है। तो सर्कल में मूव करती हुई बॉडी में ये टेंडेंसी होती है कि दोबारा वो अपने यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन को रीगेन कर ले, ठीक है। तो ये उसमें टेंडेंसी होती है कि जब भी कोई बॉडी आपकी सर्कल में मूव करती है तो उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्ट्रेट लाइन मोशन में आ जाए। इसी टेंडेंसी को दिस टेंडेंसी गिव राइज टू द फोर्स, इसी टेंडेंसी की वजह से एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो पहले इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए फोर्स दैट अराइजेज व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका एक ऐसा फोर्स होता है जो तब अराइज होता है जब कोई बॉडी आपकी सर्कल में मूव कर रही है और बाय विर्चू ऑफ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि सर्कल में मूव करती हुई कोई भी अगर बॉडी है तो उसमें क्या टेंडेंसी है कि वो अपने नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ को रीगेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। इसमें फिर आपको इसी एग्जांपल से समझ में आएगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी रिगार्डेड एज ए रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो किसी भी बॉडी को फिर हमने सर्कल में मूव कराने के लिए हमने कौन सा एक्शन किया, हमने उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया, तो इसका जो रिएक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये आपके एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपका एक्शन होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपका रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जो हमें पता है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे कोई भी अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी भी उस पर आपकी क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। कि अगर हम किसी भी बॉडी पे एक्शन लग रहा है तो उसका क्या आएगा, उसका रिएक्शन भी आएगा आपका, ठीक है। तो जो आपका किसी भी बॉडी सर्कल में मूव कराने के लिए आपने उस पर कौन सा एक्शन किया है, उस पर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आपका एक्शन है, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि जो आपके फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब कि जो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड है और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या होगा, सेम होगा। तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, mv²r। तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो भी कितना होगा, mv²/r के बराबर होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। However, the direction of centrifugal force is opposite to the direction of centripetal force, ठीक है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होती है, ठीक है। तो अगर हम माने कि अगर इस तरीके से ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इस तरीके से आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है। तो दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। Note that the centripetal and centrifugal forces, being the forces of action and reaction, always act on the different bodies. For example, when a piece of stone tied to the one end of the string is rotated in a circle, centripetal force F1 is applied on a stone by the hand. In turn, hand is pulled out by the centrifugal force F2 acting on it due to the tendency of the stone to regain its natural straight line path. Thus the centripetal and centrifugal forces जो होते हैं ये आपके अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव कराने के लिए आप सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हो तो ये आपका एक्शन होता है और इसका जो रिएक्शन होता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये एक्शन एंड रिएक्शन आपके इक्वल होते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, आपका mv²r। तो जो सेंट्रीफ्यूगल का होगा वो भी आपका यही होगा। फिर हमने देखा कि जो दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है दैट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कोई भी इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, इसने कहा है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक धागे को यहाँ पे एक स्टोन टाई टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि धागे में हमने एक पत्थर को बांधा है और उसको हम सर्कल में मूव करा रहे हैं। धागे को हमने, ये आपका कोई भी धागा है, यहाँ पे आपने पत्थर को बांधा है और आप इसको सर्कल में मूव करा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इज़ अप्लाइड, फोर्स F1 इज़ अप्लाइड ऑन द स्टोन बाय द हैंड, ठीक है।
द फोर्स F1, सेंट्रीपिटल फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द स्टोन बाय द हैंड, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो आपका F2 होगा। इन टर्न हैंड इज पुल्ड आउट बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर ये आपका मूव कर रहा है सर्कल में, आपने कोई भी धागा जो है, आपने धागे से पत्थर बांधा और उस पत्थर को आप जो है सर्कल में मूव करा रहे हो, ठीक है। तो ये जो है F1 सेंट्रीपिटल फोर्स, जो F1 होगा वो आपका सेंटर की तरफ होगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो आपका अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है इसमें ऐसे करके कि यहाँ पे अगर आपका कोई भी स्टोन है तो F1 जो है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि F1 जो होगा वो आपका अंदर की तरफ होगा इसका एरो, और F2 जो होगा ये आपका अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। जो हम हमेशा हमारे हाथ को, जैसे हम पत्थर को घुमाने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ को बाहर की तरफ भी जो है थोड़ा झटका सा लगता है, हमारा हाथ ऐसे लग रहा है कि हमारे हाथ पे कोई बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो वो किसकी वजह से लगता है, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लगता है, ठीक है। तो हम फोर्स को घुमाने, पत्थर को घुमाने के लिए हमारे हाथ जो है कंटिन्यूसली वो स्टोन को घुमा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द स्टोन बाय द हैंड। तो हाँ, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है स्टोन पे, हमारा हैंड जो है वो स्टोन पे फोर्स लगा रहा है, हमारा हैंड जो है वो स्टोन पे फोर्स लगाता है, ठीक है, उसको घुमाने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इन द टर्न स्टोन जो है वो हमारे हैंड पे फोन लगाता है, इन द टर्न कि जो हमारा स्टोन है वो हमारे हैंड पे फोर्स लगाता है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपका अंदर की तरफ होगा, और जो स्टोन हमारे हैंड पे फोर्स लगाता है वो बाहर की तरफ होगा, इसीलिए हमारे हाथ पे जो बाहर की तरफ है वो फोर्स लगता है, ऐसे लगता है कि हमारे हाथ को कोई बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। तो दोनों के फोर्सेस जो होते हैं वो आपके इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक में हमने ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे आपके, कि जो फ्रिक्शन होता है ये आपका नेसेसरी एविल होता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, कैसे हम फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होता है, और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि पत्थर को सर्कल में मूव कराने के लिए हमारा हैंड स्टोन पे जो फोर्स लगाता है वो हमारा सेंटर की तरफ होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बदले में जो स्टोन है वो भी हमारे हाथ पे बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसको हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे हाथ पे कोई बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारा हाथ स्टोन पे जो फोर्स लगाता है वो आपका सेंट्रीपिटल होता है, और वो सेंटर की तरफ होता है, और बदले में जो स्टोन हमारे हैंड पे फोर्स लगाता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और इसी की वजह से हमारे हाथ पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू।